टेंथ क्लास के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, वर्कशीट 36 में हम पाठ नंबर 3 धातु और अधातु को पूरा कर चुके हैं। आज हम वर्कशीट 37 में क्लास 10th साइंस 28 सितंबर 2020 को फोर्थ लेसन शुरू करने जा रहे हैं। चौथा पाठ हम पढ़ेंगे कार्बन। प्यारे बच्चों, पिछले लेसन में मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ। पिछले लेसन में हमने धातु और अधातुओं से बनने वाले यौगिक, जो आयनिक यौगिक थे, उनके बारे में डिटेल से पढ़ा था। लेकिन इस टॉपिक में इस पाठ में हम कार्बन एक ऐसे तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं जो दूसरे तत्वों के साथ मिलकर आयनिक आबंध नहीं बनाता, बल्कि दूसरी प्रकार के आबंध बनाता है। जैसे आयनिक आबंध बनने का मुख्य कारण था इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ग्रहण कर लेना, एक छोड़ देता है, दूसरा ग्रहण कर लेता है। लेकिन जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन ना ग्रहण करता है ना छोड़ता है अपने 8 पूरे करने के लिए। तो चलिए जानते हैं इस कार्बन के बारे में। स्टार्टिंग है इसकी, कार्बन जीवन का तत्व। प्यारे बच्चों, कार्बन जीवन का तत्व। जीवन का तत्व का मतलब है यानी हमारा जीवन बिना कार्बन के नहीं चल सकता। ये ध्यान देना है आपने। यानी कार्बन हमारे किसी न किसी रूप में हमारी प्रकृति में भी मौजूद होता है, हमारे शरीर में भी मौजूद होता है। और चाहे वो भोजन हुआ, कपड़ा हुआ, पुस्तकें हुई, कुछ भी चीज़ हुआ, वो कार्बन हमारे हर चीज़ में नज़र आता है। प्यारे बच्चों, यदि हम पृथ्वी के धरातल की बात करें, पृथ्वी की भूपर्पटी की बात करें, तो उसमें केवल 0.02% कार्बन खनिज के रूप में पाया जाता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट आदि के रूप में केवल 0.02% कार्बन पाया जाता है। इसके अलावा यदि वातावरण को हम देखें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% कार्बन मौजूद होता है। थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि कार्बन एक अधातु है। इसको जैसे हाइड्रोजन को H से लिखते हैं, ऑक्सीजन को O से लिखते हैं, तो कार्बन को C प्रतीक द्वारा दिखाया जाता है। और सारणी में भी आपने देखा होगा। परमाणु संख्या इसकी 6 है, यानी इसके 6 इलेक्ट्रॉन कक्षों में घूमते हैं और इसके पास 6 ही प्रोटॉन होते हैं। प्यारे बच्चों, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जैसा कि आपको यहाँ चित्र में नज़र आ रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कि पहले कक्ष में ये 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कुल 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। 6 इलेक्ट्रॉन हैं जो ग्रीन से दिखाया गया है। 6 प्रोटॉन हैं बच्चों जो नीले सिंबल से दिखाया गया है, और 6 ही न्यूट्रॉन है इसके पास। तो इसका परमाणु संख्या तो है 6 और परमाणु द्रव्यमान हो गया 6 + 6, दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 12 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं इसमें। सॉरी। प्यारे बच्चों, कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास को कैसे प्राप्त करता है, अब यह जानने का प्रयास करते हैं। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास को कैसे प्राप्त करता है। उत्कृष्ट गैस विन्यास का आपको पता है कि जब किसी तत्व के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तो वह उत्कृष्ट गैस विन्यास को पूरा कर लेता है, हीलियम को छोड़कर। क्योंकि हीलियम के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त हो जाता है। लेकिन बाकी के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होना परम आवश्यक है, तभी वो उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करता है कोई भी तत्व। तो बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, आपने अभी भी कार्बन की स्ट्रक्चर देखी। तो उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए जो कार्बन है, कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए, प्यारे बच्चों, ये इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं। बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए, इसको यदि उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना है
और हम सोचे कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा चाहिए और 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए भी उसके बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है, जो संभव नहीं है। अतः कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए, बल्कि इसका अलग से समाधान निकलता है। ये अपना एक अलग से समाधान निकालता है और फिर क्या करता है कार्बन, प्यारे बच्चों, कार्बन अब दूसरे तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉन ना छोड़ेगा ना देगा, बल्कि साझेदारी कर लेता है। जैसे देखिए साफ बता रखा है, कार्बन अपने अन्य परमाणुओं तथा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या का समाधान करता है। यानी कार्बन ना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा न लेगा किसी से, बल्कि दूसरे तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपनी समस्या को सुलझा लेता है। और ये मोस्टली जो कार्बन के यौगिक हैं वो हाइड्रोजन के साथ ज़्यादा मिलेंगे आपको, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन के साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में यौगिक मिलेंगे। मैं एक आपको बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में यदि सबसे ज़्यादा यौगिक हैं तो वो है कार्बन के। लाखों की संख्या में यौगिक हैं कार्बन के, इतने किसी और तत्व के यौगिक नहीं हैं प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक बार आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से पिछले लेसन में हमने आयनिक आबंध के बारे में पढ़ा था, तो इसी प्रकार हम इस लेसन में ऐसे आबंध के बारे में पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। जैसे हम अभी आप देखो कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, और उसको ये हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। यदि उसे हाइड्रोजन से मेल करना है तो उसे 4 हाइड्रोजन से मेल करना होगा। उसे 4 हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन का एक, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये। तो इस तरह से ये आबंध बनाएगा। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से आबंध बनाएगा। मैं यूँ कह दूँ कि ये कार्बन, ये हो गया 4 आबंध, ये हाइड्रोजन से बनाए हैं इसने 4 आबंध प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से 4 आबंध ये बन गए हैं। तो ऐसे आबंध को हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, जो इलेक्ट्रॉनों के सहयोग से, साझेदारी से बनते हैं। तो ऐसे आबंध को हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। इन आबंधों की कुछ विशेषता हैं, जैसे इन सहसंयोजी आबंध वाले जो यौगिक हैं, जितने भी यौगिक हैं, जैसे कार्बन के यौगिक हैं, कोई दूसरा यौगिक है सहसंयोजी आबंध बनाता है, तो ऐसे यौगिकों की 3 प्रमुख विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं। पहला है, सहसंयोजी आबंध वाले जो यौगिक हैं उनका गलनांक भी कम होता है और क्वथनांक भी, यानी कम गलनांक होता है और कम क्वथनांक, यानी वो कम तापमान पर उबलते हैं और कम तापमान पर पिघल जाते हैं। अगला, ये विद्युत के प्राय कुचालक होते हैं। ये भी हम जानेंगे ये क्यों होते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आयनिक यौगिकों में हमने पढ़ा था कि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो धनायन बनते हैं और ऋणायन बनते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई धनायन और ऋणायन नहीं बनता, आवेशित कण नहीं बनते यहाँ पे, ये देखो साफ है, क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन छोड़ता ना इलेक्ट्रॉन लिए जाते, तो ना धनायन बढ़ेगा ना ऋणायन बनेगा। तो ऐसे यौगिकों में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त नहीं होते, क्योंकि ना धनायन है ना ऋणायन है, तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं होते। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं प्राप्त होते तो इलेक्ट्रॉन चलते नहीं हैं, तो इस प्रकार आवेश किसी तरह का पैदा नहीं होता है, तो ये आवेशित कण नहीं होते, ठीक है। तो आवेशित कण नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं चलेंगे, तो ये विद्युत के कुचालक हैं, जाहिर सी बात है। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार प्यारे बच्चों। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का दिखा रहा क्या है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी कर लेते हैं और इस प्रकार से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच एक आबंध बनता है, जिससे हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच एक कलाबंध बनता है। इसे एक कलाबंध कहते हैं। हाइड्रोजन के बीच, हाइड्रोजन के बीच जो आबंध बना है, एक कलाबंध बना है, ये सहसंयोजी आबंध है। इसी प्रकार हम
दोहरा आबंध देखेंगे और नाइट्रोजन में तिहरा आबंध भी हमने देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन में क्या होता है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये और 2 ये। तो इस प्रकार से 2-2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके दोहरा आबंध बनाते हैं। मैं इसको एक बार फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन में दोहरा आबंध बनेगा ये इस तरह से, ठीक है। इसकी भी संयोजकता 8 हो जाएगी। ये देखो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके पास भी साझेदारी के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसीलिए ये गोला बीच में घुमाया गया है। चलिए अब हम जानना चाहेंगे नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उसका नाइट्रोजन का होता है 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास, तो 2 पहले कक्ष में, दूसरे में 5, तो ये देखो 5 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं, 3-3 इलेक्ट्रॉन की यहाँ साझेदारी हो रही है, तो यहाँ पे तिहरा बंद हो रहा है। यहाँ पे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये तिहरा बंद हो गया। तो हम नाइट्रोजन के बीच तिहरा बंद ये हो गया, ये तिहरा, यानी ट्रिपल बॉन्ड होगी नाइट्रोजन के बीच में। तो ऐसे आबंध को हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अब हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात करेंगे। जैसे मैंने पहले भी समझा दिया था, ये कार्बन है प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने पहले आपको समझा दिया है कि हाँ, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच आबंध है। ये कार्बन तत्व है, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये है। तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है ये और ये, तो इनके बीच जो आबंध बनता है ये बन गया, एक आबंध ये बन गया, एक आबंध हाइड्रोजन और कार्बन के बीच ये बन गया, एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच ये। तो इस प्रकार से ये ऐसे आबंध बन जाएंगे, C4, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे हाइड्रोजन के बीच। और ऐसे तत्वों को हम CH4 भी लिख सकते हैं, CH4, ऐसे यौगिक को, सॉरी तत्व नहीं, यौगिक को CH4 कहेंगे। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन से बना एक यौगिक है जो सहसंयोजी आबंध द्वारा निर्मित हुआ है। अब चलिए क्वेश्चन पे विचार कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कार्बन चतुस्संयोजी क्यों है? क्योंकि कार्बन के बाहरी कक्ष में केवल 4 इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बन के बाहरी कक्ष में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4, तो इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन ये चतुस्संयोजी है। दूसरा क्वेश्चन, कार्बन सहसंयोजी यौगिक बनाता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। कार्बन सहसंयोजी यौगिक बनाता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ये है अगले क्वेश्चन में। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, कार्बन बिल्कुल सहसंयोजी यौगिक बनाता है, अभी भी आपने देखा था, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ये दूसरे तत्वों के साथ, जैसे हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन लेके और यह आबंध बना लेगा, ठीक है। तो कार्बन सहसंयोजी यौगिक बनाता है, बिल्कुल सही है कि कार्बन सहसंयोजी यौगिक बनाता है। इस कथन को स्थापित करना है कि कार्बन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके दूसरे तत्वों के साथ यौगिक बनाता है, तो इस प्रकार से बने यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, सहसंयोजी यौगिकों के कोई 3 भौतिक गुणधर्म लिखिए। प्यारे बच्चों, हमने जाना था, ये कोई मुश्किल नहीं है। पहला है, इनका गलनांक तथा क्वथनांक कम होता है, नंबर 1। नंबर 2 है, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। और नंबर 3, ये सहसंयोजी आबंध बनाते हैं, ठीक है। ये धनायन और ऋणायन नहीं बनाते, बल्कि सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में हम आते हैं, कारण बताइए कि सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया है, विद्युत के कुचालक क्यों होते, क्यों हुए बेटा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होते चलने के लिए, ये इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझेदारी करते हैं, ना इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ना धनायन बनता है, ना ऋणायन बनता है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं हो चलने के लिए, तो कोई किसी भी घोल में, तो ये विद्युत के कुचालक हो जाते हैं इस प्रकार से। अगला 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दर्शाइए। आपने इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दर्शाने की कोशिश करनी है। मैं चलिए कि हम कोशिश भी कर लेते हैं। जैसे वो H2O है, H हाइड्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, ये उनके बीच में एक ऑक्सीजन ले लो। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 1 2 1 2
एक इधर ले लो, एक इधर ले लो। हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं जीरो से दिखा रहा हूँ। तो एक आबंध ये बन जाएगा, एक आबंध ये बन जाएगा। तो इस प्रकार जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच आबंध बनेंगे उसको ध्यान से देखो। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन। तो एक तो ये आबंध बन गया हाइड्रोजन के बीच, और एक हाइड्रोजन के बीच ये आबंध बन गया। तो इस प्रकार से ये सिंगल आबंध ये हो गया और सिंगल आबंध ये हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं, सीधा भी दिखा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब कार्बन को लेते हैं। इसी प्रकार से कार्बन में भी क्या है, कार्बन अकेला है, ऑक्सीजन 2 हैं। तो कार्बन के पास कितने हैं ये देखिए ध्यान से। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 2 ये हो गए 4 और 2 ये यहाँ पे हो गए, 2 ये हो गए 2 4 और 2 यहाँ पे हो गए ऑक्सीजन के। कार्बन के पास आपको पता है एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 है। इस प्रकार से ये दोहरा बंध बना लेगा ऑक्सीजन के साथ। ये डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड ये होगी, एक बॉन्ड ये होगी, एक बॉन्ड ये होगी, एक बॉन्ड ये होगी। तो इस प्रकार से जो कार्बन के साथ बनता है ऑक्सीजन का बंध, देखिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप उसकी दिखा सकते हैं, और ये इस प्रकार से यौगिक बनता है। मीथेन का आपने यही अभी अभी देखा ही था, मुझे ज़्यादा दिखाने, ये रहा मीथेन का, ये मीथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप ऐसे दिखा सकते हैं। तो बच्चों ये थी आज की वर्कशीट। आशा है कि आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वर्कशीट में।